एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ओ विशाल सर। तो गाइज आज अभी कुछ भी शुरू करें इससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं तुम लोगों से, थोड़ा सोच के जवाब देना। भाई तुम्हारा सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा पावर क्या चीज के अंदर में तुमको लगता है कि वो है? अरे नहीं, मैं डोले शोले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। जरा सोच के जवाब दो, कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना। अगर मैं सही हूं तो तुम कहोगे कि सर हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो होता है हमारा फैमिली, हमारा परिवार, जो हमें सुख दुख में साथ देता है, जो हमारे उतार चढ़ाव में, जीवन के उतार चढ़ाव जो है उनसे लड़ने की शक्ति देता है। और जब वो साथ होते हैं ना, तो मतलब हम किसी भी चीज को, कितने बड़े से बड़े कठिनाई को भी, बड़े से बड़े आफत को भी हम झेल जाते हैं। झेलने की ताकत होती है, और शायद वो इसलिए होता है क्योंकि हम सब साथ होते हैं। तो यस, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश के चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी कि हम मरने से नहीं डरते। अब सोचो, जो चैप्टर का नाम है वही इतना खतरनाक है कि यार मरने से डर नहीं लगता। अगर हम साथ हैं तो किसी चीज से डर नहीं लगता। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कभी समुद्र के लहरों को देखा है? समुद्र के किनारों को देखा है? उसमें गोते खाते हुए किसी जहाज को देखा है? कैसा होता है? और उस पर कोई तैर रहा है, नहीं लगता है कि यार कहीं डूब गया तो, लहरें उसे डुबा दी तो, वो जहाज टूट गया तो क्या कुछ होगा? और आज हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें इसी कहानी के अंदर में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन कि भाई ये न्यू चैनल स्टार्ट हो चुका है, स्टडी विद विशाल सर। जस्ट 7-8 दिन हुआ है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दे रहा हूं इस चैनल का लिंक, जल्दी से कर लेना, क्योंकि क्लास 10, 11, 12 तीनों क्लासेस के सारे नोट्स, सारे वीडियोज मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोज देखो, लगातार आ भी रहे हैं। अब आते हैं हम टू द पॉइंट स्टोरी पे। तो ये स्टोरी होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और भाई मैं बोलूं ये मेरा फेवरेट स्टोरी में से एक है। ठीक है, इसके जो राइटर है ना, ऑथर हैं, वो एक नहीं है, दो हैं। मतलब एक ही इतना हिला देता, तो यहां दो हैं। तो सोचो इस कहानी में कितना ज्यादा रहस्य होगा, रोमांच होगा। इस कहानी के ऑथर हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब यहां पे ये कहानी का नाम है क्या? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ हो सकते हैं ना, अगर हम साथ होते हैं तो हमको मरने से डर ही नहीं लगता। भाई डर नहीं लगता, किसको मरने से डर नहीं लगता? सबको लगता है। लेकिन यह बात भी सच है, देख रहे हो लहरों की गोते खाते हुए एक जहाज जो डूबने के कगार पर है, ऊंची ऊंची लहरें और मरने का डर, मौत का डर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहानी क्या है, जल्दी से समझ लो, इसके मेन कैरेक्टर को समझो और पूरे कहानी को ध्यान से सुनना। मैं बताऊं, अगला 15-20 मिनट तुम यहां से उठोगे नहीं और इस वीडियो को खत्म करके ही जाओगे। ठीक है, मुझे इंस्टा पे फॉलो करने लेना, क्योंकि सारे नोट्स मैं वहीं डाल रहा हूं। तो प्लीज फॉलो मी, और प्लीज यार वीडियो को लाइक यहीं कर दो, शेयर जरूर कर देना। ठीक है सबको। अब ये कहानी जो है ना, ये एक 37 साल के 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन की है, जिसकी वाइफ है मैरी, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक है 6 साल का जोनाथन और दूसरी है 7 साल की सुजैन। ठीक है, तो ये कहानी एक सिर्फ छोटा सा परिवार, 4 लोग, और इनका एक अजीब सा रोमांच, एक मतलब एक अपना एक ड्रीम। अब सबके अपने अपने कुछ सपने होते हैं, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, है ना? वो भी ड्रीम मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहां पे इन लोगों का क्या था सपना कि भाई इन्हें जर्नी करना था कहां? इनका सपना था कि कैप्टन जेम्स कुक, नाम सुना है? 200 साल पहले उसने समुद्री यात्रा की थी। वर्ल्ड वॉयज किसे कहा जाता है? जो कि समुद्री यात्रा होती है। तो 200 साल पहले उन्होंने समुद्री यात्रा की थी राउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की। ठीक है, तो इस 37 साल के 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन का सपना था, जो कि खुद ऑथर के रूप में ही वही नरेटर है, वही कहानी सुना रहा है इस पूरे कहानी को। तो उसका मन था कि यार वो भी ऐसा कुछ करे, और इसके लिए भाई उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी किया था। अब आते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स पे। कौन है इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स और कितने हैं? ठीक है, अगर मेनली पकड़ा जाए तो 4 मेन कैरेक्टर हैं, जैसा कि दिख रहा है। नरेटर खुद हैं, दूसरा उनकी वाइफ मैरी है, 6 साल का बच्चा जोनाथन है, और 7 साल की बेटी सुजैन है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी 2 लोग इसमें और भी हैं, जो है 2 क्रू मेंबर्स, जो कि उनके साथ में उनकी यात्रा पे मौजूद हैं। तो ये नरेटर हो गए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है भाई किससे? जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक, बहुत फेमस है ना? वो तो आपने नाम सुना ही होगा। अब यहां पे मैरी की बात करते हैं, जो उनकी नरेटर की वाइफ है। एक ऐसी औरत जो कि साहस से भरपूर और अपने पति के साथ में हर सुख दुख में खड़ी रहने वाली, और जिसका सपना था कि उसके पति का सपना पूरा हो। वाओ, क्या फैमिली है यार, नहीं? ये देखो, अब यहां पे आते हैं, तीसरा नंबर आता है लैरी विजल,
एक अमेरिकन क्रू मेंबर जिसको कि वो मतलब नैरेटर को ज्वाइन करता है केप टाउन में, ताकि जो रफेस्ट दुनिया का रफेस्ट सीज समुद्री यात्रा है उसको पार करने में वो मदद कर सके। और दूसरा जो क्रू मेंबर है वो है हर्ब सीजर, जो कि एक स्विस नेशनैलिटी का है, ठीक है, और वो भी केप टाउन से ज्वाइन करता है नैरेटर को, ताकि साउदर्न इंडियन महासागर जो है वहां पर रफेस्ट समुद्री जो तरंगे आती है ना, बहुत ऊंची ऊंची तरंगे होती हैं, तो उसको झेलने में मदद आ सके। अब आते हैं सुजैन, सिर्फ 7 साल की बेटी है, सिर्फ 7 साल की बच्ची, लेकिन वाओ, जब तुम कहानी सुनोगे, पढ़ोगे और देखोगे क्या मतलब साहस की चोट लग गया, आंख में मोटा मोटा सूज गया, सिर से खून बह रहा है, लेकिन अपने फादर को वो कुछ नहीं करती है, कुछ उसको रोना धोना नहीं उसके सामने में करती है, बल्कि साहस बढ़ाती है। और ये है जोनाथन, जो कि 6 साल का नरेटर का बच्चा है, लेकिन इसी के मुंह से कहानी के बीच में निकलता है, एंड में निकलता है कि भाई मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम साथ हैं तो। और यही बन जाता है चैप्टर का टाइटल, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी हमारा द वॉयस बिगिंस। तो ये जो जर्नी जो थी ना, ये शुरू होती है। अब ये जर्नी कहां से शुरू होती है भाई? अब एक समुद्री यात्रा पे कोई जा रहा है, या कोई भी चीज तुम कर रहे हो, या कोई सपना पूरा करना चाहते हो, तो वो 1-2 दिन का चीज नहीं होता है, उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। तो जैसा कि मैंने तुमको शुरू में बताया कि नरेटर का सपना था, वो 37 साल के हालांकि बिजनेसमैन थे, कोई सेलर नहीं थे, नाविक नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनका सपना था कि वो 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया वो इतिहास को दोहराए, समुद्री यात्रा करे अपने पूरे परिवार के साथ में और 2 बच्चों के साथ में। इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इसके लिए वो और उसकी जो पत्नी थी मैरी, उन्होंने 16 साल का मतलब पूरा वो समुद्री यात्रा कैसे की जाती है, मेरीन स्किल्स को सीखने के लिए 16 साल की कड़ी तपस्या को उन्होंने मतलब मेहनत किया था, प्रैक्टिस किया था, ठीक है, ट्रेनिंग ली थी। और उसके बाद में जुलाई 1976 में यह फैसला होता है कि भाई अब वो शुरू करेंगे, और वो निकल जाते हैं, वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, ठीक है। अब जब ये शुरू करते हैं, ये देखो, ये है इनका जहाज, शानदार जहाज लग रहा है ना, और इस जहाज का नाम क्या है? वेव वॉकर। अब भाई नाम कुछ ऐसे ही होता है, वेव वॉकर इस इनके जहाज का नाम है, जो कि वेव वॉकर नाम से सुनने से लग रहा है वेव पे चलने वाला, तरंगों पे चलने वाला, लोग नाम ऐसे ही रखते हैं। अब जैसा नहीं देखे हो तुम लोग, शायद अपने जो पेट होते हैं उसका नाम, तुमने अपने कुत्ते का नाम कई बार सुना होगा, बहुत लोग रखते हैं टाइगर, तो शेर, तो मतलब थॉट ये होता है कि वो शेर की तरह बिहेव करे, राइट। तो ऐसे ही कुछ यहां पर भी है कि इस बोट का नाम रखा था नरेटर ने, वेव वॉकर, ठीक है। तो नरेटर एंड हिज वाइफ 16 सालों ने, जैसा उन्होंने मैंने कहा कि बिताया था प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में। अब ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं अपने बोट वेव वॉकर के साथ में, जो कि 23 मीटर का था और 30 टन का ये बोट था, और जिसको प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था कि वो रफेस्ट वेदर, जो टफेस्ट से टफेस्ट ऊंची तरंगे, उसके थपेड़ों को सह सके और आगे निकल सके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब यहां पे पहला जो उनका यात्रा जो शुरू होता है, और वो यात्रा कहां से शुरू होता है, जल्दी से देखो, ये देखो भाई, ये लोग यहां शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो उनका भाग था, 3 साल का यात्रा का पहला भाग जो था, जिसमें वो लोग एक लंबा यात्रा, किलोमीटर जर्नी जो है वो पार करते हैं नॉर्मल तरीके से, और वो पहुंच जाते हैं कहां? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, ठीक है, वहां पहुंच जाते हैं, केप टाउन में पहुंच जाते हैं। लेकिन भाई उनको पता था, नरेटर को पता था कि केप टाउन के आगे जर्नी वाली जो आगे की यात्रा है ना, समुद्री यात्रा, वो अब सिंपल नहीं होने वाली। अब वहां पे ऊंची तरंगे मिलेंगे, क्योंकि साउदर्न जो इंडियन ओशन था वो वहां पे बहुत ही रफेस्ट वेव्स उठती थी, और पार करना आसान नहीं था, और सिर्फ 2 लोगों के बलबूते पे तो संभव ही नहीं था। तो वहां पे केप टाउन पे वो लोग क्या करते हैं, वो 2 क्रूमैन को लेते हैं, एक अमेरिकन लैरी विजल को और स्विस हर्ब सिजलर को, इससे पहले कि वो केप टाउन से आगे बढ़ते, ठीक है। ये देखो, यहां पे इन्होंने इन लोगों को अपने साथ में रख लिया, आगे बढ़ लिया। अब यहां पे शुरू होता है प्रॉब्लम बिगिन ड्यूरिंग द वॉयज। देख रहे हो, बेचारे साथ में अपने जहाज में खड़े हैं, ऊंची लहरें। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। अब जैसे ही वो केप टाउन से निकलते हैं ना, केप टाउन से निकलते के साथ में दूसरे ही दिन, ऑन द सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हाई वेव्स। ऊंची तरंगे, ऊंचे मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं जो है, हवाओं की थपेड़े जो है वो अब लगना शुरू होती हैं, और
उनके बीच से, उन हवाओं और ऊंची ऊंची तरंगों के बीच से उनका जो वेव वॉकर था ना जहाज, वो सेल करता जाता है, आगे निकलता जाता है, और वो लोग सब मिलकर के परिवार, पूरे चारों लोग परिवार के और 2 क्रूमैन जो थे वो लोग साथ में जर्नी को आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो वेव्स कैसा आ रहा था, अप टू 15 मीटर्स हाई, 15 मीटर ऊंचा, 15 मीटर ऊंचा, समझ रहे हो कितना ऊंचा होगा, उतना ऊंचा आ रहा था। ठीक है, उसी बीच में क्रिसमस का दिन भी आता है, 25 दिसंबर क्रिसमस आता है, जब वो देवर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। ठीक है, वेदर खराब था, सब कुछ खराब था, लेकिन बोलते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, परिवार साथ है तो यार जो है जहां है, रूखी सूखी रोटी के साथ में भी सब खुश है। तो वो लोग उसी स्ट्रॉन्ग बैड वेदर के बीच में, थपेड़ों के बीच में वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, Despite the bad weather, they celebrated Christmas Day wonderfully. New Year's Day saw no improvement in the weather. अब यहां पे क्या होता है, किसी तरह से भाई गुजर जाता है क्रिसमस, लेकिन कोई नया उनको राहत नहीं मिलता है। आ जाता है 2 जनवरी, लेकिन तरंगे अभी भी ऊंची ऊंची थी, थपेड़े अभी भी ऊंचे ऊंचे थे, और वो छोटे से अपने जहाज, अब कितना है, अब आप खुद सोचो ना, कितना बड़ा जहाज था उनका, बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसी के सहारे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। द बोट मूव टू द टॉप ऑफ ईच वेव, बट द जायंटिक वेव्स एंड डेंजरस विंड कंटिन्यू टू टेरराइज देम। ऊंची ऊंची तरंगों के ऊपर में होकर के वो लोग जा रहे थे, और वो जो दहाड़ियां उठती थी ना, हवाओं का आवाज और ऊंची ऊंची तरंगों का आवाज, मतलब वो डरा देने वाला था, और बच्चे भी थे यार, सब सोचो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ये देखो कैसा सीन है, ये देख रहे हो, थपेड़ों के, ऊंची ऊंची थपेड़ों के बीच में इनका जहाज होकर के जा रहा है, तेज, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मरेंगे कि क्या होगा, पूरा परिवार डूब के खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, क्या होता है, इंटरेस्टिंग कहानी है, देखो आगे। तो यहां पे वो क्या हो रहा था, उन लोगों ने अपने सारी जरूरत की चीजों को इकट्ठा कर लिया कि भाई अभी तो हम लोग को सावधान रहना है, तो सारी चीजों को वो लोग एक जगह करते हैं। ठीक है, अपने बॉडी पे ऑयल स्किन्स कर लेते हैं, लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं, और तैयार कर लेते हैं, एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि सबसे बुरा स्थिति अब जो आएगा, क्योंकि अब लग ही रहा था ऐसे हाल में और क्या होगा, उसके लिए भी चलो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और जिस चीज का डर था वही हो जाता है, क्या हो जाता है, डिजास्टर स्ट्राइक्स, जो तबाही था ना वो अब उनके ऊपर में टूट पड़ता है। ये देखो, देख रहे हो क्या हाल हो रहा है उन लोग का, बुरा हाल। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came out about 6 PM with an ominous silence. अब ominous silence का मतलब क्या होता है, देखो, ominous silence मतलब एक भयानक चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी, मतलब कहते हैं ना, तबाही आने से पहले एक शांत हो जाता है, सब चीज शांत हो जाता है, तो वो शांत नहीं होता है, एक्चुअली में वो क्या होता है, आने वाले भयानक मुसीबत का वो चुप्पी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ओमिनियस साइलेंस अचानक हो जाता है, तो लेखक भी सोचता है, जो नरेटर था, जो बिजनेसमैन जो नरेटर था, वो भी सोचता है यार सब शांत हो गया, कैसे, द विंड स्टॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवाएं रुक जाती हैं, सब कुछ थम जाता है, और बादल अचानक से बढ़ जाता है, डार्क हो जाता है, काला। अब वो डरता है कि भाई अब क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ था भैया, ऐसा चीज तो नहीं था। देन अ लाउड रोरिंग साउंड वाज हर्ड, अचानक से उसको सुनाई देता है तेज दहाड़ें, तेज ऊंची आवाजें, उसको आवाज सुनाई देती है। द नरेटर थॉट दैट ही सॉ अ क्लाउड कमिंग टुवर्ड्स देम, विथ हॉरर ही रियलाइज्ड इट वाज नॉट अ क्लाउड। पहले उसे क्या लगता है ना, बादल गरज रहे हैं, काले बादल थे तो बादल गरज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बादल नहीं गरज रहे थे, बट द बिगेस्ट वेव दैट ही हैड एवर सीन। वो देखता यार अभी तक, मतलब इतने दिनों की यात्रा में जो सबसे बड़ा वेव नहीं देखा था, ऊंची ऊंची लहरें नहीं देखी थी, वो लहरें अब उसको दिखाई दी। वो सीधा वर्टिकल आ रहा था और डबल द हाइट ऑफ अदर वेव्स। अभी तक उसको 15 मीटर 20 मीटर की लहरें दिखाई दी थी ना, अब 20 का डबल, मतलब 40-50 मीटर। अब सोच के देखो कितना ऊंचा लहर होगा, और छोटा सा बोट, पूरा परिवार साथ। आगे देखो क्या होता है। अब वो जो वेव होता है वो हिट करता है सीधा बोट को। ये देखो जो वेव है वो सीधा वेव वॉकर, जो बोट का नाम था वेव वॉकर, उसको हिट करता है। ठीक है, अब पूरा पानी भर जाता है, पूरा पानी भर जाता है, और जैसे ही वो जो वेव्स जो टकराता है बोट के ऊपर, तो द नरेटर्स हैड स्मैश्ड अगेंस्ट द स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा था नरेटर ने, जो चलाने वाला व्हील होता है बोट का, तो उसी में उसका सिर टकराता है, वो पानी के बाहर फेंका जाता है समुद्र में। उसको एक पल के लिए लगता है वो डूब जाएगा, फिर दूसरा लहर आता है, वो उठाकर उसको फिर एक तरह से अंदर फेंक देता है, पूरा बोट पानी से भर जाता है। उनको लगता है उनका बोट डूब जाएगा, कई नुकसान भी पहुंचते हैं उनकी बोट को। फिर क्या होता है कि भाई अचानक से वो देखता है क्या,
कि उसको चोट बहुत लगा है, उसका जो लेफ्ट रिब था ना वो क्रैक कर जाता है, उसका मुंह खून से भर जाता है, हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड सम टीथ वर ब्रोकन, उसके कुछ दांत भी टूट जाते हैं। सोचो कितना पेनफुल है, एक सपने को पूरा करने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है, जस्ट इमेजिन, है ना। समहाउ ही मैनेज्ड टू फाइंड द व्हील, किसी तरह से वो उस रेंगते रेंगते अपने व्हील तक फिरते पहुंचता है, स्टीयरिंग व्हील तक, ठीक है, लाइन अप करता है और अगली वेव के लिए अपने आप को तैयार करता है। अब क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड आ जाता है, अब हो जाएगा शुरू क्या, फ्रैंटिक सर्वाइवल अटेम्प्ट्स। अब देखो मुसीबत तो आ गई, अब मुसीबत आ जाने के बाद में क्या करना है यार, कुछ नहीं, फेस करो, नए नए अटेम्प्ट्स करो, वही ये लोग भी करते हैं, नए नए अटेम्प्ट्स। पूरा जो पानी भर गया था उसको जो मैरी जो है वो अचानक से आती है, उनको उसको इन्फॉर्म करती है कि भाई बोट डूब रहा है, बोट वॉज सिंकिंग, देखो ये देखो मैरी परेशान है, मैरी रो रही है, परेशान है, ठीक है, बच्चे भी परेशान हैं, क्रू मेंबर्स परेशान हो गए हैं और इधर जो नरेटर है वो चोट लगा हुआ है। वो बताती है मैरी कि भाई बोट डूब रहा है और पानी भरते जा रहा है। तो फिर लैरी और जो हब होते हैं वो पानी को पंप आउट निकालने का कोशिश करते हैं, किसी तरह से पंप आउट करके बाहर किया जाए, ठीक है। वुडन बीम जो था, जो लकड़ी का पट्टा जो था वहां भी टूट गया था, तो वहां से भी पानी भर रहा था, मतलब ऊपर से भी पानी आ रहा है, नीचे से भी पानी आ रहा है, डूबना तो तय, खत्म होना तो तय। लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, वो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, वो दोनों क्रू मेंबर साथ नहीं छोड़ते, बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग भी पानी निकालते हैं। इधर किसी तरह से जो नरेटर होता है, ही समहाउ मैनेज टू रीच द चिल्ड्रन, किसी तरह से वो बच्चों तक अपना पहुंचता है और वो देखता है अरे यार क्या हो गया, सुजैन जो थी ना 7 साल की बच्ची, उसके सिर पर गहरा चोट लगा था, ठीक है, गहरा चोट लगा था, लेकिन बेचारा क्या करता, हथौड़ा उठाता है, स्क्रू उठाता है और कैनवस लेके चलता है और किसी तरह से वो वहां पे जो टूटा हुआ हिस्सा था ना उसको भरता है। ही समहाउ मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स। ओके चलो आगे देखो अब क्या होता है। डैमेज बहुत होता है, नुकसान बहुत होता है और बहुत सारे उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी काम नहीं करते, जैसे कि जो कंपास था ना वो उसका खो जाता है, मतलब बह गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो किसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, हैंडपंप जो था वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो कुछ मदद करता, लेकिन वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। किसी तरह से ही मैनेज टू फाइंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप टू ड्रॉ आउट द वाटर, किसी तरह से उसको एक और इलेक्ट्रिक पंप अंदर में मिलता है और वो उसको पंप आउट करके पानी को वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। देखो क्या स्थिति है यार, सब लोग मिलकर के पानी निकाल रहे हैं, वेव्स फिर पानी भर दे रहा है, फिर ये लोग पानी निकाल रहे हैं, पंप चला रहे हैं, स्टीयरिंग कर संभाल रही है, उसकी पत्नी जो है वो स्टीयरिंग संभाल रही है, उधर बेटी जो है उसको चोट लग चुका है, बेटा जो है वो डरा हुआ है, 6-7 साल के बच्चे, क्या हाल होता होगा यार, जस्ट इमेजिन। स्यू, ये देखो स्यूज had swollen alarmingly, उसके दो मतलब पूरी तरह से सिर जो था वो सूज गया था, उसके सिर पे गहरा एक चोट लगा था, कट लगा था और फिर भी वो अपने पिता को परेशान नहीं कर रही थी। ओ माय गॉड, सोचो अब क्या होता है, पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, अब और कांटे और रुकावटें और मुसीबत हो जाती है उस गहरे सा महासागर में। अभी मतलब मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, अब 3 जनवरी का तारीख आ गया, उसमें क्या होता है, किसी तरह से पानी कम तो होता है उस बोट से, क्योंकि इलेक्ट्रिक पंप से वो लोग पानी निकाल रहे थे, 2-2 घंटे की वो लोग रेस्ट भी लेते हैं बारी बारी से, लेकिन कुछ नहीं होता। किसी तरह से 15 घंटा वो लोग गुजारते नहीं हैं कि क्या होता है कि अब उसको समझ में आ जाता है नरेटर को कि भाई इस जहाज के साथ में मैं आगे नहीं जा सकता। द नरेटर न्यू दैट द बोट वुडंट होल्ड टुगेदर दे लॉन्ग एनफ। तो वो क्या करता है, वो सीधा अपना चार्ट को निकालता है, कैलकुलेट करता है और उसको एक उम्मीद होता है कि किसी तरह से वो एम्स्टर्डम पहुंच जाए, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस में पहुंच जाए, जो कि एक छोटा सा टापू था, आइलैंड था। तो वो देखता है अपना चार्ट में कि भाई यहां हम लोग पहुंच सकते हैं, वो कैलकुलेशन करता है, हालांकि उसका जो कंपास था वो तो खो चुका था, ठीक है। और इस बीच एक प्यारा सा मैसेज आता है, वी आरंट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ हैं तो। अब ये क्या हुआ कि भाई वो अपने बच्चों को आराम करने देने के लिए, कुछ सहानुभूति, कुछ शब्द बोलने के लिए वो जाता है, बच्चों को समझाता है कि यार ठीक है कुछ नहीं। तो टू हिज सरप्राइज वो क्या सांत्वना देगा कि उसके बच्चे बोलते हैं यार ठीक है कुछ नहीं पापा, हम लोग इस चीज से गुजर जाएंगे, रफेश फेज है ना, हम लोग साथ हैं। जोनाथन बोलता है, 6 साल का बच्चा बोलता है हम साथ हैं तो कुछ नहीं होने वाला। अब बेचारा जब ये सुनता है कि उसका बच्चा, 6 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं मरने से नहीं डरता अगर हम सब साथ हैं तो उसका हिम्मत बढ़ जाता है। उधर उसकी बेटी जो है सुजैन, वो एक कार्ड बना के उसे देती है कि भाई आप बहुत अच्छे पापा हो, बेस्ट फादर, बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। तो उसका हिम्मत और बढ़ता है, वो एक कैलकुलेशन करता है, ठीक है। और फिर जो एक कैलकुलेशन जो वो करता है, एक
उनको नजर आना शुरू हो जाता है, जो वो कैलकुलेशन कि भाई वो क्या करता है, वो लैरी को बोलता है, वो बहुत सारे कैलकुलेशन करके निकालता है और वो फिर लैरी को बोलता है कि वो स्टीयर करे, घुमाए 185 डिग्री पर और कहता है कि अगर सब कुछ सही रहा, नरेटर कहता है सबको कि हम एक टापू में, आइलैंड में पहुंच जाएंगे, एम्स्टर्डम टापू पर लगभग शाम 5 बजे तक, ठीक है। और क्योंकि वो बहुत थक चुका था, निराश हो चुका था, अब लग रहा था कि उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करता है, वो जाकर के सो जाता है, ठीक है। सो जाता है और वो उठता है लगभग 6 बजे। अब उसको मन में कहीं ना कहीं सपने में भी ये लग रहा है यार कि मेरा तो सब कुछ खो गया, मेरे बच्चे परिवार सब मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना, जब पूरी निराशा हो जाती है तो एक रे ऑफ होप आता है, एक उम्मीद की किरण जागती है। वही चीज यहां होता है कि जॉन और स्यू दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं एंड हग्ड हिम बिकॉज ही वाज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसके वो सबसे बेस्ट डैडी थे पूरे वर्ल्ड में, और वो खुशी से गले लगाते हैं और वो समझ नहीं पाता है कि हुआ क्या। और फिर वो बताता है, सीयू बताती है कि भाई वो आइलैंड मिल गया, उनके ठीक सामने खड़ा है। वो बाहर निकल के देखता है, ही रस्ड आउट टू द डेक, वो डेक पे आता है, देखता है कि वो सुंदर सा आइलैंड, देख रहे हो कितना खूबसूरत आइलैंड, वो सामने पड़ा था। और वहां पर मतलब जीने की उम्मीद जो थी ना, वो अब वापस से आ चुकी थी। तो मतलब अब उन लोगों को तकलीफ नहीं था, अब उनकी जान जो थी वो बच चुकी थी। इससे बड़ा बात क्या था, अगले दिन जब उसका पांव छूता है उस जमीन पर, ठीक है, उस छोटे से आइलैंड में जहां सिर्फ 28 इनहैबिटेंट थे, निवासी थे, वो लोग उनका स्वागत करते हैं अगले सुबह और उन सभी का जान बच जाता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यार हमारा जो आशा था, जो हम लोगों ने साथ मिलकर के लड़ाई लड़ा, वो हमें निकाल करके ले आया। तो ये था द ब्यूटीफुल स्टोरी, बट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, ठीक है। और इस कहानी का थीम क्या है, देखो ये कहानी कुछ 4-5 चीजों के बीच में है। पहला, फर्स्ट इज द ह्यूमन नेचर ऑफ नोइंग एंड एक्सप्लोरिंग द अननोन एंड टेकिंग ऑन चैलेंजेस। पहला बात क्या है, यही तो खासियत है इंसानों की कि भाई जिन चीजों में कभी नहीं गया वहां जाना है। दूसरा, द सेकंड इज द ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। दूसरा, किसी भी तरह की मुसीबत होती है, आदमी अपने जीने का रास्ता लड़ झगड़ के निकाल ही लेता है, ठीक है। मतलब जीने की जज्बा जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, वही आपको जिताता है, ठीक है। थर्ड, ह्यूमन ब्रेवरी, ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन एग्जिबिटेड नॉट ओनली बाय द एल्डर्स बट द चिल्ड्रन, यू एंड जोनाथन टू। तीसरा चीज यहां दिखता है कि सिर्फ बड़े लोगों में ताकत नहीं होती है, साहस नहीं होता, बच्चों में भी होता है, छोटों में भी होता है, और वो कभी कभी हिम्मत देते हैं बड़ों को, वही रास्ता दिखाते हैं बड़ों को, ठीक है। फोर्थ होता है कि भाई बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड हैविंग अ शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड, द क्वालिटीज व्हिच आर इंस्ट्रूमेंटल इन द वेव वॉकर एंड इट्स क्रू सर्वाइवल। चौथा, सबसे बड़ा चीज है आशावादी का, कि वो ऑप्टिमिस्टिक ही एक चीज ऐसा होता है जो आपको जिताता है, जो आपको आप तक पहुंचाता है, आपको सक्सेस दिलाता है, ठीक है। सो ये था द ब्यूटीफुल स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। कैसा लगा बताओ मुझे तो शानदार लगा। मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने पढ़ा, मैंने खुद से एक्सप्लेन किया, मार्वलस, शानदार। और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो कि ऐसे जर्नीज पे निकलते हैं जहां किसी ने नहीं देखा। मजा भी तो इसी में ना, जो किसी ने सर्च नहीं किया, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ का, ठीक है। तो लाइक बनता है, ये तुम लोगों के लिए भी चैलेंज है। लाइक बनता है इस चीज के लिए, लाइक नहीं कि मुझे लाइक दे रहे हो, इस चीज के लिए लाइक कि तुम अपने आगे आने वाली जिंदगी को लाइक दे रहे हो, ठीक है, कि हम लाइक कर रहे हैं पॉजिटिविटी को, ऑप्टिमिज्म को, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, एंड यस, मेरे इंस्टा आईडी से जुड़ जाओ। मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को ज्यादा शेयर करना, कैसा लगा बताना, अपना ओपिनियन देना। जय हिंद, जय भारत।